हेलो फ्रेंड्स, अद्विक क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग भारतीय काव्य शास्त्र का जो दूसरा टॉपिक है हमारा काव्य हेतु, उसको हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। पिछले वीडियो में मैंने पुस्तक का नाम आप लोगों को बता दिया था कि मुख्य रूप से मैं किस पुस्तक से ये नोट्स तैयार कर रही हूँ, लेकिन ये जो टॉपिक है काव्य हेतु, इसको मैंने 4-5 पुस्तकों की मदद लेकर के तैयार किया है, क्योंकि एक जगह पे मुझे सारी चीज़ें मिल नहीं रही थी। तो इस दृष्टि से ये वीडियो जो है बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप पुस्तक देखेंगे और उसके बाद ये वीडियो देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि मैं क्या आप लोगों को बता रही हूँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हेतु का शाब्दिक अर्थ है कारण, अतः काव्य हेतु का अर्थ हुआ काव्य की उत्पत्ति का कारण। काव्य कार्य है और हेतु कारण है। काव्य रचना कर सकने की सामर्थ्य हर व्यक्ति में नहीं होती। भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य हेतुओं पर पर्याप्त विचार किया गया है और 3 काव्य हेतु माने गए हैं: प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। इनमें से प्रतिभा सर्वप्रमुख काव्य हेतु है, जिसे काव्यत्व का बीज माना गया है। प्रतिभा के अभाव में कोई व्यक्ति काव्य रचना नहीं कर सकता। संस्कृत काव्य शास्त्र में आचार्यों ने काव्य हेतु पर पर्याप्त विचार विमर्श किया है, जो निम्नवत है। सबसे पहले आते हैं आचार्य भामा। आचार्य भामा ने अपने ग्रंथ काव्यालंकार में स्वीकार किया है कि काव्य तो किसी प्रतिभाशाली द्वारा ही रचा जा सकता है। तो प्रश्न बनाया जाता है फ्रेंड्स कि भामा ने मुख्य रूप से किसको काव्य हेतु स्वीकार किया है, तो इन्होंने प्रतिभा को ही स्वीकार किया है। और दूसरा इनकी पुस्तक है काव्यालंकार, दोनों ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर इनका ये श्लोक देखिए: गुरुपदेशाद धेतुम शास्त्रम जडदीयो प्लयम काव्यम तु जायते जातु कस्यचित प्रतिभावतः। ठीक है, तो ये आचार्य भामा का है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला आगे देखिए। भामा प्रतिभा के साथ साथ व्युत्पत्ति यानी कि शास्त्र ज्ञान एवं अभ्यास को भी काव्य हेतुओं में स्थान देने के पक्षधर हैं। आचार्य दंडी हैं अगले। आचार्य दंडी ने अपने ग्रंथ काव्यादर्श में प्रतिभा, आनंद, अभियोग और लोक व्यवहार एवं शास्त्र ज्ञान को काव्य हेतुओं के रूप में मान्यता दी है। उनके अनुसार नैसर्गिकी च प्रतिभा श्रुतम च बहु निर्मलम आनंदाश्च याभियोगो अस्याः कारणम काव्य संपदा। तो ये फ्रेंड्स प्रश्न बनाया जाता है ये दे करके कि ये किसने कहा है। ठीक है, एक ये श्लोक याद रखना है, दूसरा इनकी जो पुस्तक है काव्यदर्श, ये ध्यान में रखना है। अगले हैं आचार्य वामन। आचार्य वामन ने अपने ग्रंथ काव्यालंकार सूत्रवृत्ति में प्रतिभा को ही जन्मजात गुण मानते हुए इसे प्रमुख काव्य हेतु स्वीकार किया है। ठीक है, तो इन्होंने भी प्रतिभा को ही मुख्य कार्य हेतु जो है स्वीकार किया, काव्य हेतु स्वीकार किया है। बात ध्यान में रखनी है। इनका जो है कवित्व बीजम प्रतिभानम कवित्वस्य बीजम। ठीक है, तो ये है आचार्य वामन की लाइन है और एग्जाम में ये पूछी जाती है। वे लोक व्यवहार, शास्त्र ज्ञान, शब्दकोश आदि की जानकारी को भी काव्य हेतुओं में स्थान देते हैं। तो देखिए, ज्यादातर लोगों ने मुख्य रूप से प्रतिभा को ही काव्य हेतु माना है और साथ ही और चीजों को भी उन्होंने स्थान देने की बात कही है, क्योंकि सिर्फ प्रतिभा से ही काम चले शायद ऐसा नहीं है। ठीक है ना, उसके साथ अभ्यास बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बनता है। अगले हैं आचार्य रुद्रट। आचार्य रुद्रट ने अपने ग्रंथ काव्यालंकार में शक्ति यानी कि प्रतिभा को ये शक्ति बोल रहे हैं, शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास को काव्य हेतु स्वीकार किया है। प्रतिभा के वे 2 भेद मानते हैं, सहजा और उत्पाद्या। तो ये बात ध्यान में रखनी है। कई बार प्रश्न बनता है कि किसने प्रतिभा के 2 भेद सहजा और उत्पाद्या किसने माने हैं, तो आचार्य रुद्रट ने माने हैं। ठीक है, सहजा प्रतिभा कवि में जन्मजात होती है और यही काव्य निर्माण का मूल हेतु है, जबकि उत्पाद्या प्रतिभा लोक शास्त्र एवं अभ्यास से व्युत्पन्न होती है। यह सहजा प्रतिभा को संस्कारित एवं परिष्कृत करती है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी बात है, समझ में आ रही है। अगले हैं आचार्य मम्मट, बहुत महत्वपूर्ण है। आचार्य मम्मट ने अपने ग्रंथ काव्य प्रकाश में काव्य हेतुओं पर विचार करते हुए लिखा है। ठीक है, इनकी पुस्तक काव्य प्रकाश रिपीट कर करके पूछी जाती है, ध्यान में रखना है। साथ में ये पंक्ति भी महत्वपूर्ण है, देखिए: शक्तिर निपुणता लोक शास्त्र काव्याद्यवेक्षणात् काव्यज्ञ शिक्षाभ्यास इति हेतुस्तदुद्भवे। ठीक है, तो ये आचार्य मम्मट की पंक्ति हो गई। अर्थात काव्य के 3 हेतु हैं: शक्ति, निपुणता तथा अभ्यास। ठीक है,
वे एक अन्य स्थान पर यह भी कहते हैं, शक्ति कवित्व बीज रूपः, अर्थात शक्ति काव्य का बीज संस्कार है, जिसके अभाव में काव्य रचना संभव ही नहीं। जिसे अन्य आचार्य प्रतिभा कहते हैं, उसी को मम्मट ने शक्ति कहा है। तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको सारे आचार्य जो है प्रतिभा कहते हैं, उसको ये शक्ति कहते हैं। और ये वाली जो पंक्ति है ना फ्रेंड्स, शक्ति कवित्व बीज रूपम, ये एग्जाम में अभी जल्दी एंटीनेट के पेपर में आई हुई पंक्ति है, ठीक है। अगले हैं राजशेखर। प्रतिभा व्युत्पत्ति मिश्र संवेते श्रेयस्यो इति, अर्थात प्रतिभा और व्युत्पत्ति दोनों संवेत रूप में काव्य के श्रेयस्कर हेतु हैं। वे प्रतिभा के दो भेद स्वीकारते हैं, कारित्री प्रतिभा और भावित्री प्रतिभा। तो ये दोनों ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इन दोनों प्रतिभा को ही ज़्यादा मान्यता प्राप्त है। तो इस ध्यान में रखना है कि ये राजशेखर ने ये माना है, साथ ही इनकी ये जो लाइन है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। कारित्री प्रतिभा जन्मजात होती है तथा इसका संबंध कवि से है। अब यहाँ से कई प्रश्न बनता है कि राजशेखर के अनुसार कौन सी प्रतिभा जन्मजात होती है, कारित्री होती है, या फिर किस प्रतिभा का संबंध कवि से है, तो कारित्री प्रतिभा का संबंध है, ठीक है ना। या कारित्री प्रतिभा और भावित्री प्रतिभा किसने माना है, तो राजशेखर ने माना है। यहाँ से कई सारे प्रश्न बनते हैं। अगला है भावित्री प्रतिभा का संबंध पाठक या आलोचक से है, तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। अगला है पंडितराज जगन्नाथ। इन्होंने प्रतिभा को ही काव्य का हेतु माना है। प्रतिभा की व्याख्या करते हुए वे कहते हैं, काव्य निर्माण के लिए अनुकूल शब्दार्थों की उपस्थिति का नाम प्रतिभा है, ठीक है। तो ये कथन जो है जगन्नाथ जी का है। इन्होंने अपने ग्रंथ रस गंगाधर में प्रतिभा को ही प्रमुख काव्य हेतु स्वीकार किया है, ठीक है। तो इनकी पुस्तक है रस गंगाधर, ये भी एग्जाम में आती है प्रश्न के रूप में। रस गंगाधर किसकी रचना है, जगन्नाथ जी की है। तो उसमें इन्होंने क्या स्वीकार किया है, प्रतिभा को जो मुख्य हेतु के रूप में। देखिए, तस्य च कारणम कविगता केवलम प्रतिभा, सा च काव्य घटनानुकूलम शब्दार्थोपस्थिति, ठीक है। तो ये है पंडितराज जगन्नाथ की पंक्ति, ध्यान में रखनी है। अगले हैं आनंदवर्धन। इन्होंने व्युत्पत्ति और प्रतिभा दोनों को काव्य हेतु मानते हुए भी प्रतिभा को ही विशेष महत्व दिया था। उक्त विवेचन के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि काव्य के तीन प्रमुख हेतु हैं, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास, ठीक है। काव्य हेतुओं का स्वरूप, अब यहाँ पर ये देखना है कि प्रतिभा क्या है। देखिए फ्रेंड्स, ऐसे सिंपल बातचीत में तो कोई भी बता सकता है कि प्रतिभा का क्या मतलब है, लेकिन ये हम लोग को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आगे कई सारे लोगों ने जो श्लोक लिख करके अपनी बातें कही है ना, तो वो भी प्रश्न के रूप में आ जाती हैं, ठीक है। तो प्रतिभा को यहाँ पर देखते हैं क्या है। प्रतिभा वह शक्ति है जो किसी व्यक्ति को काव्य रचना में समर्थ बनाती है। राजशेखर ने प्रतिभा के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए कहा है, सा शक्ति केवलम काव्य हेतु, ठीक है। तो ये वाली जो ये लाइन है, ये राजशेखर की, ध्यान में रखनी है। अगले हैं आचार्य भट्टतीति के अनुसार। कहीं कहीं पे इनका नाम भट्टतौत भी देखने को मिलता है, तो वही बात है, भट्टतौत या भट्टतीति, ठीक है। आचार्य भट्टतीति के अनुसार प्रतिभा उस प्रज्ञा का नाम है जो नित नवीन रसानुकूल विचार उत्पन्न करती है। प्रज्ञा नव नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा मताह। तो ये वाली जो पंक्ति है ना, ये मतलब इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है कि ये भट्टतौत या भट्टतीति की पंक्ति है, ठीक है। आगे है, वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कुंतक ने प्रतिभा उस शक्ति को माना है जो शब्द और अर्थ में अपूर्व सौंदर्य की सृष्टि करती है, नाना प्रकार के अलंकारों, उक्ति, वैचित्र आदि का विधान करती है, ठीक है। तो वक्रोक्ति संप्रदाय किसका है, आचार्य कुंतक का है, ये ध्यान में रखना है। आगे है आचार्य मम्मट। मम्मट ने प्रतिभा को एक नया नाम दिया है, वे इसे शक्ति कहते हैं और काव्य का बीज स्वीकार करते हैं, जिसके बिना काव्य की रचना असंभव है। शक्ति कवित्व बीज रूप संस्कार विशेष। तो फ्रेंड्स, ये वाली पूरी पंक्ति यहाँ पर दी हुई है और यही अभी इंटरनेट के पेपर में आई थी, ठीक है। और ये महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, टीजीटी पीजीटी के लिए भी ये सारी लाइनें बहुत महत्वपूर्ण हैं, यहीं से प्रश्न बनाए जाते हैं। अगर एक टॉपिक अगर आपके सिलेबस में है तो आप उस टॉपिक को पूरा पढ़िए, ठीक है। कहाँ से प्रश्न बनाया जाएगा ये पता नहीं है, ठीक। तो ये वाली पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखनी है। आगे है, अर्थात शक्ति कवित्व का बीज रूप संस्कार विशेष है, जिसके बिना काव्य सृजन नहीं हो सकता।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रतिभा को अंतःकरण की उद्भावित क्रिया कहा है। तो यह लाइन भी बहुत महत्वपूर्ण है कि अंतःकरण की उद्भावित क्रिया किसने कहा है? प्रतिभा को, ठीक है ना, तो शुक्ल जी ने कहा है। आगे देखिए, आचार्यों ने प्रतिभा का जो स्वरूप यहाँ स्पष्ट किया है उससे हम निम्न निष्कर्ष निकाल सकते हैं। अब ये वाली लाइन फ्रेंड्स पढ़ना क्यों जरूरी है? ये जो कारण कथन वाले प्रश्न आ जाते हैं एनटीए नेट में और भी एग्जाम्स में, तो वहां पर ये बातें ध्यान में रखनी है कि प्रतिभा काव्य का मूल हेतु है, ठीक है। प्रतिभा क्या है? काव्य का मूल हेतु है। यह ईश्वर प्रदत्त शक्ति है, ये भी सही बात है। प्रतिभा नवोन्मेष शालिनी प्रज्ञा है, ये भी सही है। प्रतिभा के बल पर ही कवि अपूर्व शब्दों, अपूर्व भावों, अलंकारों, उक्ति वैचित्र आदि का विधान करता है, ठीक है। ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था भट्ट दीदी का ये मानना है कि जो प्रतिभा है उसके माध्यम से ही नए नए विचार जो है व्यक्ति के मन में, कवि के मन में आते हैं। तो वही बात यहाँ पर इस तरीके से कही जा रही है। प्रतिभा दो प्रकार की होती है, कार्यत्री प्रतिभा और भावित्री प्रतिभा। तो ये सारी बातें प्रतिभा के विषय में निकल करके आती हैं। अगला जो हमारा है व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति शब्द का क्या अर्थ है? व्युत्पत्ति का शाब्दिक अर्थ है निपुणता, पांडित्य या विद्वता, ठीक है ना। ये सारे ही इसके अर्थ हैं। ज्ञान की उपलब्धि को भी व्युत्पत्ति कहा गया है। यह ज्ञानोपलब्धि शास्त्रों के अध्ययन और लोक व्यवहार के अवेक्षण से होती है। ये ज्ञान की उपलब्धि कैसे होती है? जब शास्त्रों का अध्ययन किया जाए या फिर लोक व्यवहार, यानी कि एक होता है ना कि आप लोग को, संसार को समझ रहे हैं, घूमना फिरना जो लोग करते हैं उनको भी कई सारी जानकारी हो जाती है। तो इन चीजों के माध्यम से जो है ज्ञान की प्राप्ति, उपलब्धि होती है। विद्वानों का मत है कि साहित्य के गहन चिंतन मनन से कवि की उक्ति में सौंदर्य का समावेश हो जाता है और उसकी रचना सुव्यवस्थित हो जाती है, ठीक है ना। तो आगे देखिए, रुद्रट ने यह बताया है कि छंद, व्याकरण, कला, पद और पदार्थ के उचित अनुचित का सम्यक ज्ञान ही व्युत्पत्ति कहा जाता है। आचार्य मम्मट ने व्युत्पत्ति को एक नया नाम दिया है, निपुणता, ठीक। तो फ्रेंड्स मम्मट जो है ना बहुत महत्वपूर्ण है, इनकी हर एक लाइन को ध्यान में रखना है। इन्होंने व्युत्पत्ति को व्युत्पत्ति न कह करके निपुणता कहा है। न यह निपुणता चराचर जगत के निरीक्षण और काव्य आदि के अध्ययन से प्राप्त होती है। राजशेखर के अनुसार उचितानुचित विवेको व्युत्पत्ति। अब ये लाइन भी महत्वपूर्ण है, ये पूछी जा सकती है कि ये किसने कहा है? ये राजशेखर का है। और ये फ्रेंड्स टीजीटी पीजीटी के लिए ये महत्वपूर्ण है। ये नेट में पूछा जाए राजशेखर का मुश्किल है, लेकिन टीजीटी पीजीटी में पूछा जा सकता है, ठीक है। अर्थात उचित अनुचित का विवेक ही व्युत्पत्ति है, ठीक, ये ध्यान में रखना है। अब अगला है अभ्यास। निरंतर प्रयास करते रहने को अभ्यास कहते हैं, ठीक है। निरंतर अभ्यास से कवि की अभिव्यंजना, भावाभिव्यक्ति में और अधिक प्रांजलता, माधुर्य इत्यादि का संचार होता है। दंडी के काव्यादर्श में लिखा है, पूर्व वासनाजन्य अद्भुत प्रतिभा के न रहने पर भी शास्त्राध्ययन और अभ्यास से वाणी की उपासना करने पर वाणी अवश्य ही अनुग्रह करती है। यानी कहने का मतलब है कि अगर पहले से भी कोई टैलेंट ना हो और इंसान बार बार उस पर अभ्यास करता चले ना, तो भी धीरे धीरे वो उस चीज को समझ लेता है। आगे देखिए, प्रायः सभी विद्वानों ने इन तीनों काव्य हेतुओं में प्रतिभा को सर्वाधिक महत्व दिया है, परंतु सच्चाई यह है कि ये तीनों काव्य हेतु एक दूसरे के पूरक हैं। जिन विद्वानों ने प्रतिभा को अधिक महत्व दिया है वे अन्य दो काव्य हेतुओं को भी विस्मृत नहीं कर सके हैं। इस प्रकार तीनों काव्य हेतु ही सम्मिलित रूप से कवि कर्म के हेतु हैं। तो फ्रेंड्स ऊपर के जो तीनों हम लोगों ने पढ़े ये तो महत्वपूर्ण थे ही। ये मुझे समाधि करके एक मिल गया, डॉक्टर विवेक शंकर की एक बुक है मेरे पास, उसमें मुझे मिला। और ये आप देखिए तो आपको खुद समझ में आएगा कि एक बार देख लेना चाहिए, ठीक है ना। समाधि, श्यामदेव ने समाधि को भी एक और काव्य हेतु कहा है, ठीक है। तो प्रश्न बनाया जा सकता है किसी भी एग्जाम में, ये नेट में भी पूछा जा सकता है, ठीक है, कि समाधि नाम की जो एक और काव्य हेतु की चर्चा किसने की है, किसने माना है समाधि को काव्य हेतु, किसने माना है? तो श्यामदेव ने इसको काव्य हेतु कहा है। राजशेखर ने मन की एकाग्रता को समाधि कहते हुए इसे आभ्यंतर प्रयत्न माना और इसे शक्ति का एक कारण कहा। वामन ने समाधि के लिए अवदान एवं काव्य हेतु के लिए काव्यांग शब्द का प्रयोग किया। यहाँ पर यह बात ध्यान में रखनी है कि वामन ने जो है समाधि के लिए
जो है अवदान और काव्य हेतु के लिए काव्यांग शब्द का प्रयोग किया है। तो प्रश्न बनाया जा सकता है कि वामन ने काव्य हेतु के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग रीतिकालीन कवियों का क्या मत है काव्य हेतु के संदर्भ में। हिंदी के रीतिकालीन कवियों ने काव्य हेतु पर विचार करते हुए किसी मौलिक तत्व की उद्भावना नहीं की। उन्होंने सामान्यतः मम्मट के काव्य प्रकाश को उपजीव्य बनाकर उनके मत को ही अपने ढंग से प्रस्तुत कर दिया। अब ये बात भी देखिए ध्यान में रखने की है कि जो रीतिकालीन कवि है ना, उन्होंने जो काव्य हेतु पर विचार अपना व्यक्त किया है, उसके लिए किसकी पुस्तक को अपना उपजीव्य बनाया, अर्थात किसकी पुस्तक को आधार बना करके उन्होंने काव्य हेतु पर विचार किया है। तो मम्मट की पुस्तक काव्य प्रकाश को उन्होंने ध्यान में रखा है। अब देखिए सबसे पहले आते हैं सुखदेव मिश्र पर। इन्होंने क्या कहा है, कारण देव प्रसाद जिहि शक्ति कहत सब कोई, वित्तपति अरु अभ्यास मिली त्रय बिनु काव्य न होई। ठीक है, वित्तपति अर्थात वही व्युत्पत्ति की बात कर रहे हैं, यहाँ पर वित्तपति लिखा हुआ है तो इसका मतलब यही है, और ये सुखदेव मिश्र का है। और फ्रेंड्स ये एनटीए नेट में पूछा जाए, मुझे बिल्कुल भी डाउट है कि ये कभी नहीं पूछा जाएगा शायद, लेकिन ये टीजीटी और पीजीटी में के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, पूछा जा सकता है सुखदेव मिश्र की, ये पंक्ति ध्यान में रखनी है। अगले हैं श्रीपति। इन्होंने अपने काव्य सरोज में कहा है, तो ध्यान में रखना है, श्रीपति की पुस्तक है काव्य सरोज। इसमें इन्होंने कहा है, शक्ति निपुणता लोकमत वित्तपति अरु अभ्यास अरु प्रतिभा ते होत है ताको ललित प्रकाश। ठीक है, महत्वपूर्ण है ये। अगले हैं कविवर भिखारी दास। इनके अनुसार शक्ति कवित बनाईवे की जिहि जन्म नक्षत्र में दीन विधाते, काव्य की रीति सीखी सुकवीन सो देखी सुनी बहुलोक की बातें, दास जू जामे एकत्र ये तीनी बने कविता मन रोचक ताते, एक बिना न चले रथ जैसे धुरंधर सूत की चक्र निपाते। तो फ्रेंड्स ये जो दूसरी वाली लाइन है ना, काव्य की रीति सीखी सुकवीन सो देखी सुनी बहुलोक की बातें, तो ये तो कई बार एग्जाम में आई हुई, एनटीए नेट में कई बार ये वाली भी सेकंड नंबर वाली पंक्ति कई बार दी हुई है कि ये किसकी पंक्ति है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर चारों लाइन मिल रही है तो इसको हम लोग देखते चलेंगे, ये भिखारी दास की है। ठीक है ना, उपयुक्त कथनों पर विचार किया जाए तो स्पष्ट हो जाएगा कि आचार्य मम्मट ने जिन 3 कारणों शक्ति, निपुणता और अभ्यास की बात कही थी, उसे हिंदी के प्रायः सभी कवि आचार्यों ने स्वीकार किया है। सुखदेव मिश्र ने, यहाँ पर मिश्र होगा, सुखदेव मिश्र ने मम्मट की निपुणता के स्थान पर व्युत्पत्ति शब्द का प्रयोग किया है। तो ये फ्रेंड्स ये वाली लाइन प्रश्न नहीं बनेगी, ठीक है, लेकिन एक बार हम लोग इसको देख लें तो ज़्यादा सही रहेगा समझ में आने के लिए। श्रीपति ने शक्ति, निपुणता, लोकमत, व्युत्पत्ति, अभ्यास और प्रतिभा इन 6 हेतुओं का उल्लेख करके नवीनता लाने की चेष्टा की है, किंतु विचारपूर्वक देखा जाए तो उनमें भी कोई मौलिक बात नहीं है। भिखारी दास ने निपुणता के स्थान पर रीति ज्ञान की बात कही है और लोकमत को तीसरा हेतु बताया है। ठीक है ना, लोक मत को ये तीसरा हेतु बता रहे हैं भिखारी दास। ठीक है, इनकी ही पंक्ति में था ना, देखी सुनी बहुलोक की बातें, तो यहाँ पर ये बात समझने की है, ध्यान में रखने की है। वस्तुतः रीति ज्ञान और लोक मत दोनों का समावेश निपुणता में हो जाता है, यानी कि ये क्या कह रहे हैं, निपुणता में ही रीति ज्ञान और लोक मत का जो है समावेश वो हो जाता है। आधुनिक युग में अगे ने त्रिशंकु में कहा है, कला सामाजिक उपयोगिता की अनुभूति के विरुद्ध अपने को प्रमाणित करने का प्रयत्न, अपर्याप्तता के विरुद्ध विद्रोह है। तो फ्रेंड्स ये वाली जो लाइन है अगे की है, इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण बनती है। ठीक है, इसको आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि इन्होंने क्या कहा है। आगे देखिए, उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि मध्यकाल तक आचार्यों ने ईश्वर प्रदत्त प्रतिभा या शक्ति को ही काव्य का मूल हेतु माना था, यानी कि मध्यकाल तक, यानी कि समझ लीजिए लगभग रीति काल तक। ठीक है ना, जो आचार्य थे उन्होंने काव्य हेतु क्या माना था, मुख्य रूप से उन्होंने प्रतिभा को ही काव्य हेतु माना था, और भी ईश्वर प्रदत्त की बात की जा रही है, अर्थात जो नैसर्गिक प्रतिभा है, अर्थात जो स्वाभाविक है, ठीक है, व्यक्ति में जन्मजात रूप से है, उसको ही वो लोग काव्य का मूल हेतु मानते थे। ज्यादातर आचार्य यही मानते थे। ठीक है ना, लेकिन बाद में आगे क्या हुआ, आधुनिक काल में मनोविश्लेषणवादी और मार्क्सवादी विचारकों ने ईश्वर को अपदस्थ करके
क्रमशः व्यक्ति मानस और समाज मानस में काव्य रचना के हेतु का अनुसंधान करना चाहा। देखिए यहाँ पर ये समझने की बात है फ्रेंड्स, आप लोगों को लग रहा होगा कि हम लोगों ने ऊपर मनोविश्लेषणवादी और मार्क्सवादी विचारकों के विचार को तो देखा ही नहीं है, लेकिन फ्रेंड्स मैंने इसलिए नहीं डाला है कि वीडियो बहुत लंबी हो जाती, और दूसरी चीज उसमें से प्रश्न बनने का की उम्मीद नहीं है, क्योंकि मुख्य रूप से जो फ्रायड हैं, जो एडलर हैं, युंग है, जो यूरोपीय साहित्य के लोग हैं, उनकी यहाँ पर चर्चा थी, तो इसलिए मैंने नहीं डाला। दरअसल हुआ क्या, जो मनोविश्लेषणवादी थे उन लोगों ने ईश्वर को अभ्यस्त करके, अभ्यस्त अर्थात मतलब उनको पद से हटाकर, यानी ईश्वर द्वारा जो दी गई प्रतिभा है उसकी यहाँ पर उन लोगों ने चर्चा नहीं की, बल्कि उन्होंने कुछ अलग ही काव्य हेतु का अनुसंधान किया। क्या अलग किया? फ्रायड ने बोला कि जो मनुष्य है उसके भीतर जो दमित काम वासना है वही काव्य हेतु है। अर्थात मनुष्य में अगर किसी प्रकार की कोई काम वासना है जो किसी भी कारणवश किसी भी वजह से दबाई गई है, तो वही उसके ही उदात्तीकरण के लिए मनुष्य काव्य की रचना करता है या किसी भी प्रकार के कला में प्रवृत्त होता है। ठीक है, तो ये जो था ये विचार फ्रायड का था। जो एडलर थे उन्होंने कहा कि नहीं, जो मनुष्य का जो अहम होता है ना, वो उसकी स्थापना के लिए काव्य हेतु जो काव्य की रचना करता है, ऐसा एडलर ने कहा। ठीक है, जो उन्होंने कहा कि जैसे मनुष्य के अंदर मनुष्य को समाज में किसी भी प्रकार से प्रताड़ित किया गया हो, किसी भी रूप में उसका जो शोषण किया गया हो, तो ये सारी वजह बनती है काव्य की रचना करने का, या फिर मनुष्य इन्हीं वजहों से किसी काम में प्रवृत्त होता है और अपना जो है ना अपना वर्चस्व दिखाना चाहता है, अपना मैं भी कुछ हूँ ऐसा वो दिखाना चाहता है। तो ऐसा एडलर का मानना था। और युंग जो थे वो इन दोनों को ही मान के चलते थे कि काम वासना को भी लेते हैं और जो अहम की स्थापना है दोनों को ही वो लेकर के चलते हैं कि ये दोनों ही कारण होते हैं काव्य रचना करने के। ठीक है, तो ये इस तरीके से लोगों के विचार समय के साथ बदल गए। बल्कि ऊपर देखिए, जो हम लोगों ने अज्ञेय को देखा है, तो यहाँ पर इनका भी यही कहना है कि कला जो है वो सामाजिक उपयोगिता की अनुभूति के विरुद्ध अपने को प्रमाणित करने का प्रयत्न और अपर्याप्तता के विरुद्ध विद्रोह है। तो अज्ञेय भी जो है वो मनोविश्लेषणवादी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना, तो उनके भी विचार आप देख करके समझ सकते हैं कि कुछ इसी तरीके का विचार एडलर, युंग, फ्रायड, इन सब लोगों का था। ठीक है, और कहीं ना कहीं फ्रेंड्स ये किसी किसी रचना में ये सही भी हमें दिखाई देता है। जैसे कि जब हम लोग दलित साहित्य को पढ़ते हैं तो वहाँ पर क्या कारण होता है काव्य रचना का, क्योंकि वो लोगों ने अपनी जिंदगी में उन लोगों ने बहुत परेशानियां झेली होती हैं, देखी होती हैं, तो कहीं ना कहीं काव्य रचना का उनके जीवन में वो कारण बन जाता है। तो समय के साथ चीजें बदलती हैं, सिंपल सी बात बस इतनी ही है। ठीक है, तात्पर्य यह है कि वैज्ञानिक विकास के साथ जिस प्रकार काव्य के स्वरूप की अवधारणा में परिवर्तन हुआ, उसी प्रकार उसके हेतु की भी नई उद्भावना की गई। ठीक है ना, तो जिस प्रकार से काव्य जो वैज्ञानिक विकास हो रहा है उस चीजें बदल रही हैं, काव्य का स्वरूप बदलता जा रहा है, उसी प्रकार से काव्य के हेतु भी बदलते जा रहे हैं। तो सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है यहाँ पर कुछ भी समझना, बस चीजें ऊपर जो लिखी गई हैं उसको याद रखना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हमारा टॉपिक यहाँ पर समाप्त होता है। मैंने पूरी कोशिश की है कि वो सारी चीजें आप लोगों तक पहुंचाऊं जो कि प्रश्न के रूप में कन्वर्ट हो सकते हैं। अब हमारा अगला जो टॉपिक होगा वो होगा काव्य प्रयोजन। ठीक है, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में काव्य प्रयोजन के साथ। सुनने के लिए